आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में, ये जो हमारा चल रहा था क्लास 11th की केमिस्ट्री में, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर चल रहे थे। ये केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंध या रासायनिक आबंधन वाला चैप्टर चल रहे थे। तो इसमें हम लोग कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर एक बार शुरुआत से चलेंगे। इसमें जो है हम लोग बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो शुरुआत से हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं हम लोग बैलेंसी से। स्टार्टिंग जो हेडिंग है इसमें बैलेंसी से, यहां से हम लोगों की चर्चा आज प्रारंभ होगी। बैलेंसी या संयोजकता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या। हम जानते हैं कि जितने तत्व हैं उसमें कुछ तत्वों को छोड़ दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सभी अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करते हैं। इस प्रकार जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा होता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। तो संयोजकता यानी हम कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या शेयरिंग होता है उसे उस तत्व की बैलेंसी कहा जाता है। जैसे कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, सल्फर की बैलेंसी 2 कम से कम और अधिकतम 6 होती है, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, फास्फोरस की बैलेंसी 3 और 5 दोनों होती है, 3 भी होती है फास्फोरस की बैलेंसी और 5 भी होती है। इस तरीके से तो आइए यहाँ चर्चा करते हैं कि संयोजकता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 इलेक्ट्रोबैलेंसी है, इलेक्ट्रोबैलेंसी हो गई। नंबर 2 कोवैलेंसी हो गया, कोवैलेंसी। नंबर 3 कोऑर्डिनेट बैलेंसी है, कोऑर्डिनेट बैलेंसी। ये 3 हो गया। अब प्रश्न ये उठा इलेक्ट्रोबैलेंसी कहाँ होता है, कोवैलेंसी कहाँ होता है, कोऑर्डिनेट बैलेंसी कहाँ होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोबैलेंसी क्या होता है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोबैलेंसी की। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जहां बॉन्ड बनते हैं वहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और जहां आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है उस कंपाउंड को इलेक्ट्रोबैलेंसी कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रोबैलेंसी पाया जाता है। तो इसका जो मूल शब्द है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहां हमारा बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NaCl हो गया। अब NaCl में हम देख रहे हैं कि Na इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 हो गया। क्लोरीन का 17 है, इसका 287 हो गया। इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 7 की आवश्यकता है, इसको 1 की आवश्यकता है। इसको 1 मिल जाता है आसानी से, इसको 7 नहीं मिल पाता है, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है इसके पास। तो ट्रांसफर कर देने से ऐसे हम दिखाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये लुई बिंदु सूत्र कहलाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है इसके पास। तो ये Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है। अब प्लस माइनस के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी एग्जाम्पल हो गया। और अगर एग्जाम्पल इसके देखे जाए तो इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ये हमारा हो गया CaCl2, ये हमारा हो गया CaCl2। अब इसमें हम लोग देखें तो Ca का एटॉमिक नंबर 20 है, और ये हो गया 2882 हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का हम देख ही रहे हैं 17 है, 287 है। तो इसमें क्या होता है कि ये Ca बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये अपना एक इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ यहाँ जो है Ca पर डबल पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जहाँ पाया जाएगा वो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा। तो ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। अब हम दूसरा चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा है कोवैलेंसी, जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, साझे से बॉन्ड बनते हैं, वहां कोवैलेंसी होती है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन के साझे से डबल बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉन के साझे से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया हमारा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ये हो गए। अब हम जो है इसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझते हैं।
तो एग्जाम्पल में जैसा हमारा H2 है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके बाहरी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक हो गया, ये 2 लेके पूरा कर, इसके पास भी एक है, ये भी 2 पूरा कर लिया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। O2 है हमारा, O है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए ऐसे। अभी 8 कंप्लीट कर लिया, इसको 8 कंप्लीट करना है, भी 8 कंप्लीट कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, इस तरीके से बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब हम अगर बात करें नाइट्रोजन की, ऐसे नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारा नाइट्रोजन है, इसमें देख रहे हैं यन हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ 5 हो गए, यहाँ 3 हो गए, 2 यहाँ 5 हो गए, ये अपना 8 कंप्लीट कर लिया, भी अपना 8 तो यन ट्रिपल बॉन्ड यन हो गया, इस तरीके से हो गया। ऐसे जो है ये हमारे बन गए, जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, यानी कोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट वैलेंसी की। कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेट वैलेंसी तो अब इसमें पहले वाले में था जो हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़े, इसमें था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। दूसरा हमारा अभी पढ़े हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बॉन्ड बनते हैं। और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी, इसमें डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो ये हमारा डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जैसे ये हमारा O3 है, तो अब O 3 ऑक्सीजन हो गए, इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब ये इसको 2 दे दिया, 8 कंप्लीट कर लिया, ये भी 8 कंप्लीट कर लिया, इसको ये 2 उठा के अपना, ये डोनर हो गया, इसको दाता बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर हो गया, इसको हिंदी में दाता बोलते हैं, ये ग्राही बोलते हैं। और दाता और ग्राही में यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ एक विशेष चिन्ह लग जाएगा, दाता और ग्राही के बीच में येरो बॉन्ड लगता है, इसी बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, इसी तीर बॉन्ड को, और जिसमें पाया जाता है कोऑर्डिनेट वैलेंसी होता है। इस तरीके से हो गया। अब हम कुछ तीनों के मिक्स एग्जाम्पल चलेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े कंपाउंड चलेंगे। देखिए, अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके, जैसे ये हमारा C2H4 है, अब इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो C2 हो गया, 1 2 3 4, ये तरीके हो गए। अब इसमें इसके बाहरी कोष में सब में एक एक है, हाइड्रोजन का हमेशा हम किनारे रखते हैं, इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहाँ 2 4 हो गए, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 हो गए, इस तरीके से। तो अब ये हमारा 2 कंप्लीट कर लेगा, ये भी 2 कंप्लीट कर लेगा, ये भी 2 कंप्लीट कर लिया, अभी तो इसको 8 कंप्लीट करना है, तो 4 इसके पास है, ये है 4 2 6, और इससे 2 ले लिया, 4 2 6 2 8 हो गया। इसको ऐसे कंप्लीट करना है, इसका 8 हो गया, तो ये इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा है, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल हो गया, ये बन गया। अब अगर हम, चूंकि इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रख करके ना बनाना चाहे, डायरेक्ट बनाना चाहें, तो उसके लिए हमें कुछ बैलेंस याद रखें। इसी कार्बन की बैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है। अगर हमें ये चीज ध्यान है तो हम इसको ट्रिक मान सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं। C2H4 है, ये हमारा C2H4 है, इसके बीच में, अब यहाँ देखिए इसकी सिंगल बैलेंसी, सिंगल बैलेंसी सब कंप्लीट हो गया। इसकी 4 बैलेंसी होती है, यहाँ डबल हो गया, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, ऐसे कंप्लीट हो गया। ऐसे C2H2 का हमें बनाना है। अब C2H2 हम बनाएंगे तो ये हमारा C हो गया, इस प्रकार से ऐसे C2H2 बन गया, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से अगर हम याद रख रहे हैं तो हमारा ऐसे भी बहुत आसानी से बन सकता है। और देखिए, बड़े बड़े कंपाउंड हमारे हैं, जैसे H4P2O7 है, H4P2O7 है, ये हमारे हैं, तो P2O7 हो गए ऐसे, H4P2O7 है, 3 4 5 6 7 हो गए, और 1 2 3 4 हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रख करके हम गोला बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट बैलेंसी बना सकते हैं। एक हो गया, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, इसका डबल बैलेंसी है ऑक्सीजन का, तो ये 1 1 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 1 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो इसका 5 अपने आप, 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 3 1 4 1 5। फास्फोरस की बैलेंसी 5 होती है, हम जानते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ऐसे और कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसके, जो है जैसे ये हमारा CO2 है, तो ये हमारा हो गया CO2, ऐसे हो गया, इस तरीके से CO2 बन गया। या CH4 हमारा है, CH4 तो बहुत आसान है, ये हमारा CH4 बन गया ऐसे। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसके आशा करता हूं कि इसमें विद्यार्थी अपना एग्जाम्पल लेकर के अभ्यास करेंगे। हम दूसरी टॉपिक विद्यार्थी चर्चा करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है फार्मल आवेश।
अब हम लोग फार्मल आवेश सीखने जा रहे हैं। फार्मल आवेश क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब किसी एक कंपाउंड का दो या दो से अधिक लुई सूत्र बन सके, लुई फार्मूला बनाया जा सके, तो उसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्थायी है, अस्थायी स्ट्रक्चर्स का पता लगाने के लिए फार्मल आवेश की आवश्यकता पड़ती है। अब हम फार्मल आवेश की गणना कैसे करते हैं, इसका फार्मूला बनाया गया है। फार्मल आवेश बराबर होता है, फार्मल आवेश बराबर तत्व की वर्ग संख्या, तत्व की वर्ग संख्या माइनस बंधों की संख्या, माइनस बंधों की संख्या, ये हो गया तत्व की वर्ग संख्या माइनस बंधों की संख्या माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो गया तत्व की वर्ग संख्या माइनस बंधों की संख्या माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमारा। अब इसमें जो है ये जो तत्व की वर्ग संख्या है, अब इसमें जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा O3 है, ये एग्जाम्पल में हम रखते हैं, इसी को लेकर के हम समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा O3 है, इसमें 3 ऑक्सीजन है इस तरीके से। अब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे 2 2 4 2 6 हो गए। अभी 8 कंप्लीट कर लिया, ये भी 8 कंप्लीट कर लिया, ये इसको 2 दे दिया, इसका 8 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ O डबल बॉन्ड O इस तरीके से बन गए। अगर यहाँ बात किया जाए 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो बॉन्ड बनाने भाग नहीं लिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और यहाँ तो 6 के 6 बचे हैं। अब हमें इस पर फार्मूला आवेश निकालना, इसको पहला ऑक्सीजन, इसको दूसरा, इसको तीसरा मान ले रहे हैं। तो पहले परमाणु पर, यहाँ पहले ऑक्सीजन पर या पहले परमाणु पर फार्मल आवेश अभी निकालेंगे। पहले परमाणु पर फार्मल आवेश अगर हम लोग निकालेंगे, ये हो गया पहले परमाणु पर फार्मल आवेश बराबर, तो तत्व की वर्ग संख्या, तो तत्व की वर्ग संख्या 6 है तो 6 हो गया, माइनस बंधों की संख्या 2 दिखाई दे रही, 2 हो गया, और माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें 4 दिखाई दे रहा था, 4 हो गया। तो इसमें ये हो गया आपका 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 बराबर 0 हो गया हमारा, 6 माइनस 6 ये 0 हो गया, इस तरीके से 6 माइनस 6 0 हो गए, ये हमारा हो गया। और इसके बाद जो है अगर हम दूसरे ऑक्सीजन पर बात करें, दूसरे ऑक्सीजन पर, तो यहाँ भी तत्व की वर्ग संख्या 6 है, माइनस बंधों संख्या 2 1 3 हो जाएगी, बंधों की संख्या 2 1 3 हो जाएगी, बंधों की संख्या, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, तो ये हमारा +1 आ जाएगा। और अगर हम तीसरे परमाणु पर बात करें, तीसरे ऑक्सीजन परमाणु पर बात करें, तो यहाँ तत्व की वर्ग संख्या 6 हो गई, माइनस बंधों संख्या 1 हो जाएगी, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों संख्या 6 हो जाएगी, तो -1 आ गई, इसका -1 इसका +1, और इसका तो यहाँ जो है 0 आया हुआ था, ये हुआ, तो इसका 0 +1 -1, और टोटल जो है 0। हम जानते हैं किसी उदासीन परमाणु की जो फार्मल आवेश आता है, न्यूट्रल कंपाउंड का जो फार्मल आवेश आता है वो 0 ही आता है। और अगर किसी आयन का आता है, जैसे NO3 माइनस है मान लेते हैं, इसका निकालेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, जो इसके ऊपर आयंस रहेंगे वही उसका फार्मल आवेश आ जाएगा। और हम CO3 डबल माइनस में निकालें तो यहाँ -2 आ जाएगा, जो इसके ऊपर आयन रहेंगे वो लास्ट में फार्मल आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से, और जिसका फार्मल आवेश सबसे कम आता है वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो एलिमेंट सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर पता करने के लिए फार्मल आवेश की आवश्यकता होती है। और फार्मल आवेश निकालने के लिए तत्व की वर्ग संख्या माइनस बंधों की संख्या माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें और देख लेते हैं। ये हमारा है, जैसे NO3 पर -1 चार्ज है, ये हमारा है, इसमें 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है, कहीं एक माइनस लगा दिया, ऐसे 2 2 4 2 6 हो गए। यहाँ हमारा हो गया ये 2 2 4 2 6 हो गए, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ 2 2 4 2 6 हो गए, ये हमारा हो गया। तो 6 6 6 हो गए। अब इसमें जो है यहाँ 7 हो जाएगा। क्यों 7 हो जाएगा? क्योंकि एक माइनस इस पर लगाया हमने। इसके बाहरी क्वेश्चन 5 है, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 4 हो गए, एक यहाँ 5 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है हम लोग ये 8 हमारा कंप्लीट कर लिया, ये 8 हमारा कंप्लीट कर लिया, ये 8 हमारा कंप्लीट कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 8 8 8 ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको 8 कंप्लीट करना है, तो अब इसके बाहरी कोष में यहाँ जो है 5 है, ये है, तो 5 2 इनसे ले लेते हैं, 5 2 7 7 7 और 7 1 8 हो गया। इससे हमने कुछ भी नहीं लिया, तो ये हमारा ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगा। N डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन सजा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड ऐसे माइनस हो गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हुए हैं, और इसके पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ऐसे। अब हम इस पर किसी भी, मान लिया फार्मल आवेश, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया फार्मल आवेश। अब हम पहले परमाणु पर अगर निकालेंगे
तो यहाँ वही तत्व की वर्ग संख्या 6 माइनस बंधुक संख्या 2 माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों संख्या 4 यानी 6 माइनस 6 हो गया बराबर 0 आ गया। इसका निकालेंगे दूसरे का, तो दूसरे पर निकालेंगे तो वही तत्व की वर्ग संख्या 6 माइनस बंधुक संख्या 1 है 1 हो गया, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों संख्या 6 दिखाई दे रहा 6 हो गया, तो ये 6 माइनस 7 हो गया यानी माइनस 1 हो गया। और अगर तीसरे की हम बात करें, तीसरे आक्सीन की बात करें, तो तीसरे की अगर हम बात करें तीसरे आक्सीन की, तो ये तत्व की वर्ग संख्या कितनी दिखाई दे रही है? तत्व की वर्ग संख्या जो हमें दिखाई दे रही है वो 6 है, माइनस बंधुक संख्या 1 है, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें दिखाई दे रही है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 2 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा -6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 7 यानी यहाँ भी -1 आ गया। अब हम अगर चौथे आक्सीन की बात करें, चौथे आक्सीन की बात करें, ऑक्सीजन नहीं चौथे परमाणु यानी नाइट्रोजन की बात करें, तो तत्व की वर्ग संख्या 5 हो गई, माइनस बंधुक संख्या यहाँ 2 1 3 1 4 हो गया, और अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं 0 है, तो यहाँ +1 हो गया यानी +1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 -1, टोटल की बात करें इसकी तो -1 आ गया, इसका NO3 -1 आ गया फार्मूला बेस वो -1 इसको पहले वो मैंने पहले ही बताया था कि किसी आयनिक कंपाउंड पर जो पहले साबित उपस्थित है उतने फार्मूला बेस आएगा। तो इस तरीके से हम फार्मूला बेस निकालते हैं किसी भी कंपाउंड के अस्थायित्व को क्लियर करने के लिए, जिसका फार्मूला बेस सबसे कम आता हुआ है, ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आशा करता हूं कि आज का फार्मूला बेस और स्ट्रक्चर बनाना हमारे प्रिय बच्चों को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे वीडियो में फिर अगली टॉपिक उपस्थित होगी लेकर के। धन्यवाद।